नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 मार्च 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर के, उसके साथ साथ एडिटोरियल्स आपके लिए डिस्कस करूंगा। हर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ यहां पे काम आएगी, बस न्यूज़ को थोड़ा एनालिटिकल रखता हूं मैं ताकि आप इंगेज कर पाओ। मेजर हेडलाइंस कौन कौन सी हैं, तो पुराना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ, कितना पुराना तो वो मैं न्यूज़ में बताऊंगा, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है। जी हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, बहुत लंबे समय से हैं सर्विस में, तो वो इस समय पे काफी खुश हैं क्योंकि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और केंद्र की सरकार को इस पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम थी, बट लीगली अगर आप देखो अलग अलग जजमेंट्स के हिसाब से केंद्र की सरकार को बेनिफिट देना पड़ा। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर G20 की मीटिंग में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को सीख दे रहे हैं कि ठीक है भाई, बॉर्डर का इशू है, उसको प्रॉपर पेस में रखो, बाकी रिश्ते अच्छे करते हैं। तो किस प्रकार से चाइना इंडिया को पपलू दे रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक इंडिया के हेल्थ सेक्टर के लिए $1 बिलियन लैंड करेगा, ये क्या है इसको देखेंगे। इंडिया 74.4 स्कोर कर रहा है वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन लाइफ साइकिल ऑफ वर्किंग वुमेन के रिस्पेक्ट से वर्ल्ड बैंक की यहां पे रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है और इंडिया के अंदर ये रिपोर्ट कैसे और वर्स हो सकती थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और 5 सालों में सबसे बड़ी फील्ड एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं यूएस साउथ कोरिया, जिससे ओवरऑल नॉर्थ कोरिया को परेशानी है। तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, साथ साथ कुछ एडिटोरियल भी। एडिटोरियल में एक सूद साहब हैं जो कि नेपाल के अंदर एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के, वो नेपाल की कॉलिशन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, म्यूजिकल चेयर्स का गेम बता रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं नेपाल के पॉलिटिशियंस एक्सेप्ट लोगों के लिए काम करने के, तो इसको देखेंगे। फिर रूरल इंडिया में क्लीन टेक कैसे काम करेगा, DRB डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैसे काम करेगी, इसके बारे में बात करेंगे। 2 और आर्टिकल है, पिकिंग द वॉच डॉग और क्रिएटिव फॉर्मूलाज। तो 4 एडिटोरियल्स हैं, चूंकि सैटरडे है तो 4 ही रेलेवेंट एडिटोरियल्स हैं, 4 डिस्कस करूंगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन मतलब टीम से रिटायर कर जाना, किसी एक पर्टिकुलर रेस से बाहर निकल जाना, कॉम्पीट नहीं करना। जैसे कि सेंटेंस में यूजेज, ही स्टूड डाउन इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज में उसने जो बेनिफिट था अपने दोस्त के लिए छोड़ दिया, खुद वो रेस से बाहर निकल गया। फिर दूसरे सेंटेंस में, ही इज नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन, ही डिसाइडेड टू स्टैंड डाउन, मतलब इलेक्शन में पहले खड़ा हो रहा था, अब हट गया मतलब स्टैंड डाउन हो गया, रेस से बाहर निकल गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें, ओवरऑल इस लेक्चर के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। चलिए भैया, GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट सेंट्रल स्टाफ कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या बोला जा रहा है यहां पे। तो भैया, अभी के केंद्र की सरकार की नौकरी में आप जाते हो तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा नेशनल पेंशन स्कीम का NPS, इसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। एक है ओल्ड पेंशन स्कीम, एक है नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, ये लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब 60 साल की उम्र पे आप रिटायर हो गए, उसके बाद आपकी पेंशन चालू होगी और आप जब तक जिंदा हो तब तक वो पेंशन आपको मिलती रहेगी। पेंशन का सारा खर्चा केंद्र की सरकार उठाएगी और ये पेंशन अमूमन आखिरी ड्रॉन सैलरी के 50% की इक्विवेलेंट होती थी। वहीं पे नेशनल पेंशन स्कीम की बात करो तो ये पार्टिसिपेटरी स्कीम है। तो अब अगर आप केंद्र की सरकार में जाते हो तो आप NPS के पार्ट हो गए, उसके अंदर हर महीने आपकी तनख्वाह से कुछ परसेंटेज कटेगा। मान लो 10,000 रुपए कटा, 10,000 रुपया ही ओवरऑल आपका सरकार आपके NPS अकाउंट में डालेगी। फिर वो 20,000 रुपए आपके बिहाफ पे सरकार कुछ आप कह लो मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, जिसके बेसिस पे आपको रिटर्न आएगा। और ओवरऑल जब आप रिटायर हो रहे होगे तो आपको अपना NPS का अमाउंट मिल जाएगा सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट में 60% NPA का कॉर्पस टैक्स फ्री आपको तुरंत दे दिया जाएगा, बाकी 40% एन्युइटी में इन्वेस्टेड टैक्सेबल होगा और टर्म सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस वो आपको वापस मिलेगा। और NPS के अंदर जो आप पैसा जमा करते हो उसको इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो प्रोफेशनल पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं ना, वो लगाते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम कुछ इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप कह लो आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने के लिए, जो ओवरऑल पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता था। ओल्ड पेंशन स्कीम अपने आप में खतरनाक होती थी, मतलब सरकार के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि सरकार का बोलना है कि भाई बंदा तो 60 पे रिटायर हो गया, अब वो 90 साल तक जिया, तो हर महीने हम उसकी तनख्वाह दे रहे हैं, काम वो कुछ कर नहीं रहा, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र की सरकार को पसंद नहीं आती थी। और ओवरऑल देखो आप, तो ये जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ को दी गई है, किसको दी गई है? तो देखिए, वैसे मैं बता दूं आपको, ओल्ड पेंशन स्कीम को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो थी ना 2003 में, उस समय पे डिसकंटिन्यू किया गया था। इसीलिए आज की डेट में आप देखोगे तो जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है वो बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज करती रहती हैं और बोलती हैं कि अगर हमें चुनोगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले आएंगे।
तो भाई अगर आप देखो 1 जनवरी 2004 से जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको पार्टिसिपेटरी स्कीम में बदल दिया गया। उससे पहले के आप कह लो जो एम्प्लॉयज थे वो ओवरऑल जो उन्होंने ज्वाइन किया था सर्विस को वो ओवरऑल किस में आते थे, ओल्ड पेंशन स्कीम में आते थे। तो बेसिकली ये डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम थी, लाइफ लॉन्ग पोस्ट रिटायरमेंट इनकम देती थी, लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% आपको पेंशन के बिहाफ पे मिलता था। ठीक है, अब हुआ यहां पे ये कि देखिए केंद्र की सरकार में कुछ एम्प्लॉयज ने सर्विस ज्वाइन की 1 जनवरी 2004 के बाद। ध्यान दीजिएगा, केंद्र की सरकार में कुछ एम्प्लॉयज ने सर्विस ज्वाइन की 1 जनवरी 2004 के बाद, तो उनको एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में एनरोल कर लिया गया। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला था वो भाई 2003 में निकला था। मतलब जॉब्स का एडवर्टीजमेंट दिसंबर 22 2003 से पहले आया था, उसका फिर एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, मेरिट लिस्ट बनी और ज्वाइनिंग हुई 2004 में या उसके बाद के। लेकिन जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था वो 22 दिसंबर 2003 से पहले आया। तो इसी कंटेक्स्ट में जिनका भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 से पहले आया लेकिन जॉब उन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन की थी और एनपीएस में अपने आप को एनरोल कर लिया, उनको यहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। 31 अगस्त तक वो चाहे तो एनपीएस में रहें और अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है ना। ये ऑर्डर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पर्सनल्स पे लागू है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने सर्विसेज को 2004 में लागू किया लेकिन ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला था वो 2003 में निकला था, 22 दिसंबर 2003 से पहले उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। अभी तक एनपीएस में जो भी उन्होंने पैसा दिया है वो जनरल प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह बोलना है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम हम नहीं ला सकते सबके लिए, रीजन बीइंग इससे अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा सरकार पे। बहुत सारे जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उनका बोलना है कि हमारा तो टारगेट है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेप को लाने के लिए, लेटेस्ट स्टेप को लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डीपीपीडब्ल्यू ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस किए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, लॉ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल के साथ और ओवरऑल डिसाइड किया फाइनली कि हाँ भाई इन पैरामीटर्स के आधार पर हम भैया ओल्ड पेंशन स्कीम को बेनिफिट इन एम्प्लॉयज को दे देंगे 22 दिसंबर 2003 से पहले जिनका नोटिफिकेशन निकला सर्विस का, 2004 में जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की। ठीक है भाई, इससे पहले भी देखिए तो कुछ हुआ था 2020 में। ओवरऑल वो लोग जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम देके पास हो गए थे 31 दिसंबर 2003 से पहले बट ज्वाइनिंग 2004 में हुई, उनको भी पेंशन बेनिफिट दिए गए। बाद में केंद्र की सरकार ने बहुत सारे एम्प्लॉयज ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मांगे और अब केंद्र की सरकार ने बोला है कि भाई 22 दिसंबर 2003 से पहले अगर नोटिफिकेशन आ गया तुम्हारा और बाद में तुम सेलेक्ट होकर 2004 ज्वाइन करते हो तब भी पेंशन मिलेगी। पहले हुआ था कि 31 दिसंबर 2003 से पहले नोटिफिकेशन निकला, उसका रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग भले ना हुई हो तो पेंशन मिलेगी। अब तो भैया 22 दिसंबर 2003 से पहले अगर नोटिफिकेशन तक निकला है, भले तुम सेलेक्ट हो ज्वाइन किया हो 2004 में, तब भी आपको यहां पे ओवरऑल जो पेंशन बेनिफिट है ओल्ड पेंशन बेनिफिट मिलेगा अगर आप लेना चाहो, एनपीएस को छोड़ना चाहो तो। और ये सब सरकार क्यों कर रही? क्योंकि सरकार को पता है कि बहुत सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और कोर्ट जजमेंट में ये पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, इसीलिए सरकार ने खुद ही यहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम के कुछ नियमों को चेंज कर दिया। तो जिन लोगों ने उस नोटिफिकेशन के थ्रू नौकरी ली थी जो 22 दिसंबर 2003 से पहले आया था, वो भाई आप समझ लीजिए यहां पे फायदे में आ गए। ठीक है, बहुत सारे लोग खुश भी हैं यहां पे। अगली न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर थी सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर इशू शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेस सेज चाइना। तो भैया विजिटिंग चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग बातचीत कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब के साथ, दोनों सामने आपको बैठे नजर आ रहे हैं। अब ये चाइनीज मिनिस्टर किंग गांग जयशंकर साहब से बोल रहे हैं कि भाई देखिए आप रिलेशंस को इस प्रकार से देखो कि ये वंस इन अ सेंचुरी चेंजेस जो हो रहे हैं दुनिया भर में, उसमें हमें अपने रिलेशंस को आगे लेके जाना है। अब आप इस रिलेशन में बॉर्डर को मत घुसेड़ो, बॉर्डर को अपनी प्रॉपर जगह पे रखो। मतलब हम तुम्हारे बॉर्डर में घुसते रहेंगे, तुम कुछ मत बोलो, तुम बाकी इकोनॉमिक रिलेशंस को देखो। इंडिया ने साफ साफ बोला है कि भैया एबनॉर्मल स्टेट ऑफ टाइज रहेंगे जब तक आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने एक्शन को रिवर्स नहीं करते हो, हम नॉर्मलसी की तरफ नहीं जाएंगे। बट चाइना लगातार ये पपलू दे रहा है कि भैया बाकी टाइज अलग और बाउंड्री के रिश्ते अलग।
तो भाई अब यही हो रहा है पिछले 3 साल से, तो देखिए यही स्टोरी चल रही है। कॉन्टिन्यूइंग निगोशिएशंस हो रहे हैं एलएसी के ऊपर। इंडियन साइड ओवरऑल जितना प्रैक्टिकली चाइना को रिवर्स कर सकता है करने की कोशिश कर रहा है, और यही चलता रहेगा। बहुत ही मुश्किल है कि चाइना ओवरऑल अपने बॉर्डर एडवांसेस को अंडू करेगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने काफी कुछ खोया है इन बॉर्डर एडवांसेस के लिए। अब उसको वो अंडू कर देंगे तो ओवरऑल ये उनकी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी, और ये शी जिनपिंग की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इंडिया किस हद तक चाइना को पुशबैक कर पाएगा, ये भाई आगे आने वाले कुछ सालों में हमें पता चलेगा। मिस्टर किंग यहां पे और क्या बोल रहे हैं G20 की मीट को लेके, कि चाइना सपोर्ट्स द इंडियन साइड इन फुलफिलिंग इट्स चेयरमैनशिप ऑफ द G20 एंड इज रेडी टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन टू सेफगार्ड द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इक्विटी एंड जस्टिस एंड टू इंजेक्ट स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिव एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो एक और बकवास और बोल बच्चन टाइप की बात कर रहे हैं मिस्टर किन यहाँ पे, कि भैया G20 के चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज को कॉमन इंटरेस्ट है उसको हम सेफगार्ड करेंगे, इंटरनेशनल इक्विटी जस्टिस को लेके आएंगे। ये सबसे बकवास बात है, मैं आपको बताता हूं क्यों। बाली डिक्लेरेशन में रशिया और चाइना ने जिस पैराग्राफ पे अपना एसेंट दिया था और जॉइंट कम्युनिकेशन में उसको इशू किया था, वही पैराग्राफ इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में और फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में एक्सेप्ट करने से रशिया चाइना दोनों ने मना कर दिया। समझ गया बात को। तो बेसिकली इंडिया की जो G20 की लीडरशिप शुरू हुई है ना, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की जो मीटिंग हुई और जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद ज्वाइंट कम्युनिकेशन इंडिया इशू नहीं करवा पाया है। तो अपने आप में G20 की रोड इंडिया के लिए आगे मुश्किल होने वाली है। फाइनल सितंबर में जो समिट होगी तब तक इंडिया क्या करेगा वो तो भाई देखो समय आने पर पता चलेगा, बट अभी के लिए शुरुआत उतनी बढ़िया या उतनी प्रॉमिसिंग नहीं दिख रही। बायलेटरल के रिस्पेक्ट में जैसा कि मैंने बताया, किंग बोल रहे हैं कि वंस इन अ सेंचुरी चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में। तो किंग, इनका नाम क्या है, किंग गांग का ये बोलना है कि भैया हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ओवरऑल बायलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, नेशनल रिजुविनेशन करना चाहिए, हम मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, हमारे इंटरेस्ट कॉमन ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये लोग जाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ओवरऑल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं। ये सबसे बड़ा एंटी इंडिया इंटरेस्ट एक्साइज इन कब्जा के बैठे हैं। चलो इन सब बातों को अलग भी हटा दो, तो रेगुलरली इंडिया के अगेंस्ट टेरर अटैक्स करने वाले इंडिविजुअल्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी में चाइना बचाता रहता है। तो ओवरऑल चाइना से जितना हो पाता है वो एंटी इंडिया काम करता है, और उसके बाद इस प्रकार के इंटरनेशनल फोरम में बोल बच्चन करता है, और ये पिछले कई डेकेड से चला आ रहा है। इनफैक्ट कई डेकेड्स कह लीजिए तो 5-6 साल से तो चला ही आ रहा है। बहुत ज्यादा एक्यूट हो गया है जब से चाइना इकोनॉमिक आप कह लो फ्रंट में आगे आ गया। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली गई हैं इस डायलॉग के अंदर। फिर एंड में बोला गया है कि अगर इंडिया अपनी तरफ से कॉपरेट करता है तो हम एक्सचेंजेस को रिज्यूम करेंगे, कॉपरेशन करेंगे इंडिया के साथ अलग अलग फील्ड्स में, डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया और चाइना के बीच में शुरू होंगी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट करेंगे। ये सब बातें पपलू दे रहे हैं इंडिया को, इंडिया बोल रहा है मत करो, तुम्हें जो करना है करो। वैसे देखा जाए तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए, इससे पहले अगर आप देखो तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में शिल्पक अंबुले साहब ये बीजिंग गए थे 26th मीटिंग ऑफ WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। ठीक है भाई, आगे क्या होता है मिलिट्री लेवल टॉक्स में कुछ हमें इंप्रूवमेंट मिलता है वो तो समय ही बताएगा। अगली न्यूज, वर्ल्ड बैंक टू लेंड $1 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर, $1 बिलियन। तो भैया वर्ल्ड बैंक ने बोला हम $1 बिलियन देंगे इंडिया को, ताकि इंडिया फ्यूचर पैंडेमिक्स से लड़ने के लिए अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रांग कर सके। और ये पर्टिकुलर लैंडिंग 2 भागों में बटी होगी, दोनों भाग $500 मिलियन के होंगे। तो ये जो कंबाइंड फाइनेंसिंग है $8 बिलियन की, इससे इंडिया का फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभिम को सपोर्ट किया जाएगा। ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। इससे क्या होगा, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री इंप्रूव होगा। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इस पैसे से हेल्थ सर्विस डिलीवरी को 7 स्टेटों में, आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इंप्रूव किया जाएगा, प्रायोरिटाइज किया जाएगा। इसमें से $500 मिलियन दिए जाएंगे पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर सरकार एफर्ट करेगी इंडिया के सर्वेलेंस सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एपिडेमिक्स ऑफ पोटेंशियल इंटरनेशनल कंसर्न। और दूसरा जो $500 मिलियन होगा वो इनहैंस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम में लगाया जाएगा, जिससे सरकार ओवरऑल एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करेगी इन सर्विस डिलीवरी थ्रू अ रीडिजाइन प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल।
which includes improved household access to primary healthcare facilities, stronger links between each household and its primary care facility through regular household visits and risk assessment of non-communicable diseases. तो $1 बिलियन दो भागों में बटा हुआ है. एक $500 मिलियन PHSPP पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम और दूसरा $500 मिलियन इनहैंस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम EHSDP. ठीक है भाई. तो बेसिकली ये जो दो प्रोग्राम्स है इसमें भाई रिजल्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा, इनपुट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड क्या आप कह लो बेनिफिट्स आए हैं इनको मॉनिटर किया जाएगा. और ये दोनों ही लोन्स वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से आएंगे. इनकी मेच्योरिटी होगी 18.5 साल की, ग्रेस पीरियड दिया जाएगा 5 साल का. ओवरऑल वर्ल्ड बैंक का ये बोलना है कि इंडिया ने हेल्थ में अपने पैरामीटर्स को सुधारा. वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स के हिसाब से 1990 में इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंडिविजुअल की हुआ करती थी 58 साल. मतलब एक इंसान जो इंडिया के अंदर जन्म ले रहा है वो 58 साल जिएगा. और ये नंबर 2020 तक आ गया 69.8 पे. तो इंडिया के इनकम लेवल्स मतलब पर कैपिटा इनकम लेवल वाली जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज है उससे बेटर है इंडिया के अंदर. वहीं पे इंडिया का जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है 36 पर 1000 लाइफ बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 पर 1000 लाइफ बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 103 पर 1 लाख लाइफ बर्थ. ये जो एवरेज है वो ओवरऑल उन कंट्रीज के बराबर है इंडिया का जिन कंट्रीज का इकोनॉमी पर कैपिटा जीडीपी के बेसिस पे इंडिया के बराबर है. बट इन हेल्थ पैरामीटर्स के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक साफ साफ बोल रहा है कि नो डाउट इंडिया ने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किए हैं स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस को लेके, इम्यूनाइजेशन को लेके, बाकी प्रायोरिटी सर्विसेज को लेके. इसलिए इंडिया को यहां पे पैसा देना बनता है. जो भी एडवांसेस हुए हैं हेल्थ में इंडियन पॉपुलेशन के, कहीं ना कहीं कोविड-19 ने इनको चैलेंज किया. तो कोविड-19 के बाद कोर पब्लिक हेल्थ फंक्शंस की कैपेसिटी को डेवलप करना और इंपॉर्टेंट हो गया. क्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द हेल्थ सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करना और इंपॉर्टेंट हो गया. और ये जो दोनों प्रोग्राम है ये यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ सेंटर और स्टेट्स को लेवरेज करेंगे टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ मोर एक्सेसिबल, हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज. ऐसा बोला है लिन शेरब्यूर्ने बेंज ने, जो कि वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया रीजनल डायरेक्टर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के. देखिए क्या बोल रहे हैं. द स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम कंबाइंड विद अटेंशन टू स्ट्रॉन्ग डिजीज रिस्पॉन्स विल इंप्रूव प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू फ्यूचर डिजीज आउटब्रेक्स. फिर आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड एक और न्यूज है जीएस पेपर 2 हेल्थ. इंडिया स्कोर 74.4 इन वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन लाइफ सर्किंग ऑन वर्किंग वुमेन. भैया 2023 की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, टाइटल है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा जा रहा है देखिए, जो लॉज अफेक्ट कर रहे हैं इंडिया के वर्किंग वुमेन के पे और पेंशन को, वो इंडिया की वर्किंग वुमेन को इंडिया के वर्किंग मेन के साथ इक्वलिटी नहीं देते. इसीलिए वर्ल्ड बैंक इंडेक्स में इंडिया 100 की बजाय 74.4 स्कोर कर रहा था. अगर इंडिया 100 स्कोर करता है इसका मतलब क्या है कि वर्किंग वुमेन आर ऑन एन इक्वल स्टैंडिंग विद वर्किंग मेन इन ऑल 8 इंडिकेटर्स बीइंग मेजर्ड. बट ऐसा यहां पे नहीं है, इसलिए इंडिया का इंडेक्स निकल के आ रहा है 100 में से 74.4. ठीक है. ओवरऑल साउथ एशियन रीजन का एवरेज कितना है, तो साउथ एशियन रीजन का एवरेज है 63.7. तो उससे तो बहुत बेटर है इंडिया का 74.4. हां, साउथ एशियन रीजन में नेपाल एक ऐसी कंट्री जिसका इंडिया से ज्यादा स्कोर है 80.6 है. अगर 190 इकोनॉमीज जिनको यहां पे कवर किया गया इस इंडेक्स में, सबको अगर आप देखो तो परफेक्ट 100 स्कोर किया है 14 कंट्रीज ने. कौन कौन सी हैं? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लाटविया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्पेन एंड स्वीडन. ठीक है भाई. एक और बात मैं आपको बता दूं जो कि मुझे थोड़ी सी मतलब आप कह लो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में खुशी देने वाली बात नहीं करनी, वो ये है कि मुंबई में जो लॉज और एप्लीकेशंस मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो डाटा निकला है, लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन मुंबई, उससे रिलेटेड जो डाटा है उसके बेसिस पे यहां पे वुमेन की पावर को एसेस किया गया. मैं आपको बता दूं मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है दोस्तों इंडिया की. मुंबई के अंदर कंपैरेटिवली मैं बोलूंगा कि वुमेन के पास आप कह लो फ्रीडम ज्यादा है. बहुत ऑब्वियस है दोस्तों, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में देश भर से लड़के लड़कियां आती हैं नौकरी करने के लिए, अपने घर से अलग होते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होती है क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं. ठीक है ना. एजुकेशन भी उनकी ठीक ठाक होती है. ओवरऑल उनके पास बाकी सोशल पैरामीटर से भी आज़ादी होती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक वुमेन फरीदाबाद में या फिर कह लीजिए गाजियाबाद तो खैर मैंने बहुत एडवांस बोल दिया, थोड़ा बैकवर्ड में आते हैं. बैकवर्ड इन द सेंस कि आप कह लो
हाई फाई सिटी में नहीं आते, हरिद्वार मान लीजिए, तो हरिद्वार हो गया, फैजाबाद हो गया, इस प्रकार के शहरों में अगर कोई लड़की या वुमेन नौकरी कर रही है तो अपने घर पे रह रही है तो रिस्ट्रिक्शंस होंगे, भाई इतने बजे से बाहर घर में नहीं निकलना है, यहाँ नहीं जाना है। इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस मुंबई जैसे शहरों में नहीं होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर मुंबई जैसे शहर के आधार पर इंडिया की आप रैंकिंग निकालोगे तो 74.4 आ रही है। अगर वर्किंग वुमेन के हालात बाकी शहरों में भी एसेस कर लिए जाते तो शायद ये नंबर और कम हो जाता, ठीक है ना, बट उसमें नहीं जाते हैं। अभी के लिए ये इंडेक्स 74.4 बोल रहा है, अच्छी बात है। रिपोर्ट ये भी बोलती है कि कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लॉज अफेक्टिंग वुमेन्स डिसीजन टू वर्क एंड कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड टू मैरिज, अगर इन फैक्टर्स पे बात करो तो इंडिया का 100 स्कोर आता है आउट ऑफ 100। बट वहीं पे अगर लॉज अफेक्टिंग वुमेन्स पे, लॉज अफेक्टिंग वुमेन्स वर्क आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन, constraints on women starting and running a business, gender differences in property and inheritance and laws affecting size of a woman's pension, अगर ये फैक्टर्स आप कंसीडर करते हो तो इंडिया बहुत पीछे लैग कर जाता है। ओवरऑल एवरेज निकल के आ रहा है 74.4, ठीक है ना भाई। तो इंडिया को रिफॉर्म्स कंसीडर करने चाहिए फॉर इंप्रूविंग लीगल इक्वालिटी फॉर वुमेन, ये बात यहां पे बोली जा रही है। पे इंडिकेटर को इंप्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर इक्वल रिम्यूनरेशन को मैंडेट करना चाहिए इक्वल वैल्यू के काम के लिए, ठीक है ना। अलाउइंग वर्क टू वर्क एट नाइट द सेम वे एज मेन, जैसे कि मेन की नाइट शिफ्ट्स लगती हैं उसी हिसाब से वुमेन की भी लाइफ शिफ्ट्स लगनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर भी वुमेन को नाइट शिफ्ट्स देनी चाहिए। और ये नाइट शिफ्ट्स वुमेन बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, ना वो डरे और ना ही उनके घर वाले डरे, कुछ ऐसी सिचुएशन में देनी चाहिए। तब जाके आप बोलोगे कि हाँ एक्चुअली में इंडिया वर्कफोर्स में वुमेन एम्पावरमेंट कर पा रहा है, और तब जाके वर्ल्ड बैंक इंडेक्स में हम शायद 100 के परफेक्ट स्कोर को टच कर पाए। नेक्स्ट बाय जीएस पेपर 2 हेल्थ, यूएस ब्लेम्स इंडियन कफ सिरप फर्म फॉर डेथ्स इन गाम्बिया। तो भैया इंडियन फर्म मेडेन फार्मास्यूटिकल्स ने कफ सिरप बनाया था, उसको पी के गाम्बिया के अंदर बहुत से बच्चों की जान चली गई, लगभग 66 बच्चों की जान चली गई। अब हुआ क्या कि गाम्बिया की हेल्थ अथॉरिटीज ने अप्रोच किया यूएस की टॉप पब्लिक हेल्थ बॉडी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को, सीडीसी को, और सीडीसी से बोला कि भाई आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करिए और हमें कुछ राय दीजिए। सीडीसी ने यहां पे प्रोब करी और बताया कि जो किडनी इंजरी की वजह से जान गई है, इसका बहुत स्ट्रांग लिंक है कंटैमिनेटेड कफ सिरप से, जो कि इंडिया बेस्ड मेडेन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। सीडीसी की रिपोर्ट ने बोला कि इस इन्वेस्टिगेशन से साफ साफ पता चलता है कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल डीईजी और इथाइलिन ग्लाइकोल ईजी मिला था इन बच्चों के अंदर एक्यूट किडनी इंजरी जिनको हुई, और ये मोस्ट प्रोबेबली इसी कफ सिरप से इनके अंदर आया होगा, क्योंकि कफ सिरप के भी सैंपल्स को यहां पे एनालाइज किया गया। तो देखा जाए अब तक सीडीसी की जो रिपोर्ट है ये तीसरा एविडेंस है इंडिया बेस्ड मेडेन फार्मास्यूटिकल के अगेंस्ट कि गाम्बिया में जो कफ सिरप से रिलेटेड डेथ हुई हैं वो इंडिया बेस्ड कंपनी के बनाए हुए कफ सिरप से। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज एज द एक्सपोर्टर, एज द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये इफेक्ट होती है। डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, गाम्बिया से जो सैंपल्स उठाए गए हैं कफ सिरप के, उसमें 1% से 21.3% की मात्रा में मिले हैं। और गाम्बियन पार्लियामेंट का ये बोलना है कि मेडेन फार्मास्यूटिकल को अकाउंटेबल करो। ऑब्वियसली बात है ये कंपनी यहाँ पे हर्जाना पे करे, यही होगा आगे, ठीक है ना। इंडिया की सरकार ये बोल रही है कि भाई देखिए हमने एक्सपोर्ट के समय पे ये कंपनी जो भी आप कह लो सैंपल जमा करती है उसको चेक करते हैं। मैं आपको पहले भी प्रोसीजर बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। जब एक्सपोर्ट का शिपिंग बिल फाइल होता है ना, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, वो इंजेक्शन हो, कफ सिरप हो, पैरासीटामोल हो, किसी भी प्रकार की दवाई हो, कैंसर से लेके नॉर्मल खांसी बुखार तक की, उसका एडीसी एनओसी होता है। हेल्थ अथॉरिटीज बेसिकली उस पर्टिकुलर सैंपल को एनओसी देती हैं। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि जब भी दवाइयां एक्सपोर्ट होती हैं, दवाइयां बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होती हैं। अब टैबलेट एक्सपोर्ट होगी पैरासीटामोल की, तो एक टैबलेट में ना एक्सपोर्ट होगी, लाखों की तादाद में टैबलेट एक्सपोर्ट्स होगी। और एडीसी एनओसी मेडिकल अथॉरिटीज उसमें से एक छोटा सा सैंपल निकालती हैं और उसकी एडीसी एनओसी देती हैं। अब सारी दवाइयों को चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो जो सैंपल भारत सरकार के पास अवेलेबल है उसमें कोई कंटैमिनेशन नहीं पाया गया था इथाइलिन ग्लाइकोल का या डाइथाइलिन ग्लाइकोल का। लेकिन सीडीसी बोल रहा है और बाकी एविडेंसेस, गाम्बियन पार्लियामेंट और गाम्बियन अथॉरिटी ब्यूरोक्रेट्स ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही बना ये कफ सिरप जिसमें डीईजी और ईजी मिला है। और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सूट्स, फाइनेंशियल सूट्स भी फाइल होंगे यहाँ पे मेडेन फार्मास्यूटिकल के अगेंस्ट। हो सकता है भारत सरकार को भी वहां पर रिस्पॉन्डेंट बनाया जाए। जुलाई से सितंबर में गाम्बियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 78 बच्चों के अंदर सडन किडनी फेलियर के केसेस देखे, जिसमें से 66 की मृत्यु
हो गई। सीडीसी एक्सपर्ट्स को हायर किया था सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और यहाँ पे सीडीसी फिर WHO इसने ये सब बताया है कि 23 मेडिकल सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। ये मेडिकल सैंपल्स मैडन फार्मास्यूटिकल्स के थे जो कि हरियाणा के अंदर बनाए गए थे, और उसके अंदर DEG और EG मिला है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि DEG और EG के पास्ट आउट जो भी ब्रेक्स हुए हैं, वजह क्या है DEG और EG को इन कफ सिरप्स में जोड़ने की? तो भाई क्या है, फार्मास्यूटिकल ग्रेड के सॉल्वेंट्स अगर आप जोड़ोगे वो महंगे पड़ते हैं, उसमें अगर DEG और EG जोड़ देते तो वो सस्ते पड़ते हैं, बट बहुत सारे केसेस में ये इनएडिबल होते हैं, बीमारी कॉज कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये DEG और EG अफेक्टेड दवाइयां कुछ बच्चों ने खाई होंगी और उन पे हो सकता है इंपैक्ट ना आया हो। यहां तो जिसमें एक्यूट किडनी फेलियर हो गया उनका केस रिपोर्ट हो रहा है, समझ गए भाई? तो ये चीज है। और ओवरऑल कफ सिरप, लिक्विड फॉर्म में कफ सिरप बच्चे ही पीते हैं इस केस में, इसीलिए बच्चे ही आपको अफेक्टेड यहां पे नजर आ रहे हैं। तो सीडीसी की रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट कर रही है कि इनएडिक्वेट क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की वजह से क्या खतरा है हेल्थ को, ये यहां पे इस पर्टिकुलर केस में हमें जानने को मिलता है। और गांबिया जैसी लो रिसोर्स सेटिंग जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, ओवरऑल रेगुलेटरी एजेंसीज बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, वहां के मार्केट्स में तो ओवरऑल जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं उनका क्वालिटी असेसमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं हुआ है और मौतें हो गई हैं। अब आगे देखते हैं क्या निकलता है इसका फाइनल आउटकम। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, US साउथ कोरिया अनाउंस लार्जेस्ट फील्ड एक्सरसाइजेस इन 5 years। तो साउथ कोरियन और US मिलिट्री ने 3 मार्च को अनाउंस किया कि वो अपने सबसे बड़ी ज्वाइंट फील्ड एक्सरसाइज करेंगे पिछले 5 सालों की इसी महीने के एंड पे। और अभी US का एक लॉन्ग रेंज B-1B बॉम्बर उड़ता हुआ आया कोरियन पेनिनसुला में। तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया देख रहा है कि उनके अगेंस्ट एक फोर्स रेकॉर्डिंग की तरह आप कह लो डिस्प्ले कर रहा है साउथ कोरिया और USA। नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि अगर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं US और साउथ कोरिया मिलके तो इसको एक एग्रेशन माना जाएगा और हम इस एग्रेशन को रिस्पॉन्ड करेंगे। और रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ कोरिया यहां पे फिर से मिसाइल टेस्ट करेगा। नॉर्थ कोरिया वैसे भी मिसाइल टेस्ट कर ही रहा है। अगर आप देखो तो साउथ कोरिया और US मिलिट्रीज का बोलना है कि हम फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज करेंगे और यह की जाएगी 13 मार्च से 23 मार्च तक। उसके साथ साथ लार्ज स्केल ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी होगी जिसका नाम होगा वॉरियर शील्ड FTX। धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेस का जो स्केल है वो बढ़ाया जाएगा, ये बोला है कर्नल इसाक एल टेलर ने, जो कि US मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है। ठीक है ना भाई? पहले क्या होता था कि US और साउथ कोरिया की फोल ईगल नाम की एक्सरसाइज होती थी और अपने आप में ये बहुत बड़ी स्प्रिंग टाइम फील्ड एक्सरसाइज हुआ करती थी। फिर इन एक्सरसाइज को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समय पे नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से बातचीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। फिर कोरोना भी आ गया, तो उसके चलते फोल्ड ईगल एक्सरसाइजेस को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। अब फिर से नई एक्सरसाइजेस शुरू की जा रही है, फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइजेस, और धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी बढ़ा के फोल ईगल के बराबर कर दिया जाएगा। फोल ईगल पिछली बार कंडक्ट हुई थी 2018 में। नॉर्थ कोरिया ये बोल रहा है कि इस प्रकार की एक्सरसाइजेस अगर आगे बढ़ती हैं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना? 3 मार्च को US B-1B जो बॉम्बर डिप्लॉय किया गया, इस बात को भी नॉर्थ कोरिया काफी नाराज है। नॉर्थ कोरिया बहुत सेंसिटिव होता है टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ B-1B बॉम्बर, क्योंकि इस पर्टिकुलर बॉम्बर में न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी किए जा सकते हैं। ठीक है ना? मैं आपको यह बात भी बता दूं, नॉर्थ कोरिया पिछले साल 70 मिसाइल को टेस्ट कर चुका है, इस साल भी ठीक ठाक मिसाइल वो टेस्ट कर चुका है। तो जो उनकी मिसाइल टेस्टिंग की धमकी है ये बहुत खोखली है, क्योंकि वो इन एनीवेज मिसाइल टेस्ट कर ही रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया ने यह तक धमकी दे डाली कि अगर इस प्रकार की फील्ड एक्सरसाइज होती नहीं तो हम प्रीएम्प्टिव बेसिस पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिव बेसिस पे कि मतलब एक कंट्री को लग रहा है कि हाँ भाई उसके ऊपर अटैक हो सकता है, तो चूंकि उसको लग रहा है उसके ऊपर अटैक हो सकता है तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर ले। लेकिन US ने बोला कि अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए तो ये तुम्हारा एंड होगा, ये तुम्हारा खात्मा होगा, तुम्हें हम दुनिया के नक्शे से उड़ा देंगे। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं। नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि इस प्रकार की एक्सरसाइजेस डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और US साउथ कोरिया कहीं चुप बैठने वाले हैं। तो कुल मिला के चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी दिखती नजर नहीं आ रही हैं। फरवरी में नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने US और साउथ कोरिया को बोला था कि आपकी इस एक्सरसाइज के अगेंस्ट अनप्रेसिडेंटली परसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तुम एग्रेशन कर रहे हो, एग्रेशन वॉर की तैयारी हम भी कर सकते हैं। इस प्रकार के इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। हालात बातचीत लायक तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। तो जो बातचीत शुरू हुई थी, जो एक पॉजिटिविटी नजर आई थी, वो अब उड़ चुकी है।
आ जाते हैं अपने एडिटोरियल पे। दोस्तों, अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिएगा। नेपाल की कॉलिशन पॉलिटिक्स म्यूजिकल चेयर्स के गेम की तरह। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा राकेश सूद साहब को, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं नेपाल के, तो इनको बहुत कुछ पता है। ये बोल रहे हैं कि नेपाल की पॉलिटिक्स में सब कुछ हो रहा है। पिछले 2 डेकेड से वही पॉलिटिकल प्लेयर्स नेपाल की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और हर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बस इन अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इंडेप्टेडनेस, डेवलपमेंट चैलेंजेस, इस पे किसी पॉलिटिशियन का ध्यान नहीं जा रहा है, बस कुर्सी हाथ में आ जाए। इसीलिए देखो, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के लीडर केपी शर्मा ओली, ये भैया पावर में बैठे थे कई सालों से, इनकी पावर इनसे छीन ली गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट पास कराया गया। उसके बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब पहले प्रचंड केपी शर्मा ओली के साथ ही कॉलिशन में थे, बाद में अलग हो गए, ठीक है ना। उन्होंने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ कॉलिशन कर लिया। अभी इलेक्शन हुए पिछले साल नवंबर में, दिसंबर में सरकार बनी। अब उसमें पुष्प कमल दहल ने बोला कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। अब अगर आप देखो तो नेपाली कांग्रेस के देउबा साहब बोलेंगे नहीं भाई प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, मैं था पहले। तो इस बात को लेके पुष्प कमल दहल पहुंचे केपी शर्मा ओली के पास। केपी शर्मा ओली ने बोला कि ठीक है तुम बन जाओ प्रधानमंत्री, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूं। तो अभी आइडियोलॉजिकल बेसिस पे आपकी केपी शर्मा ओली से लड़ाई हुई है पुष्प कमल दहल प्रचंड की, और आपने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार गना के दूसरे के साथ कॉलिशन किया है। अब इलेक्शन जीतने के बाद आपको दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका, तो आप फिर केपी शर्मा ओली के साथ पार्टनरशिप कर ले रहे हो। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो 2018 में ओली के साथ अलायंस बनाया था पुष्प कमल प्रचंड ने। यह अलायंस 2020 में तोड़ दिया, क्योंकि पहले केपी शर्मा ओली ने बोला कि कुछ समय मैं प्राइम मिनिस्टर, कुछ समय तुम प्राइम मिनिस्टर। फिर जब प्रचंड के प्राइम मिनिस्टर बनने का टाइम आया तो केपी शर्मा ओली ने टाटा बाय बाय कर दिया। तो इस बात पर पुष्प कमल प्रचंड ने अपने फैक्शन को माधव नेपाल की पार्टी यूएमएल से अलग हुए फैक्शन सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट के साथ मिला लिया और नेपाली कांग्रेस के साथ ज्वाइन करके एक अलग कॉलिशन बना लिया 2022 में, ठीक है ना। अभी के लिए जब नवंबर में इलेक्शंस हुए तो उसमें नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 89 सीट्स, और जो मॉइस्ट थे उनके 32 सीट्स थी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी पार्टी अगर नेपाली कांग्रेस है तो नेपाली कांग्रेस का इंडिविजुअल बनना चाहिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पुष्प कमल दहल प्रचंड बन रहे हैं कि मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। इस बात का फायदा केपी शर्मा ओली ने उठाया और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब भले प्राइम मिनिस्टर के ये पुष्प कमल दहल प्रचंड है, बट पीछे से तो केपी शर्मा ओली राज चलाने की कोशिश करेंगे। तो अगर स्पीकर चुनना है तो केपी शर्मा ओली के मन का चुनेगा, प्रेसिडेंट चुनना है तो केपी शर्मा ओली के मन का चुनेगा। तो यहां पे पुष्प कमल दहल प्रचंड को यह समझ में आया कि अगर स्पीकर और प्रेसिडेंट केपी शर्मा ओली के चॉइस का आ गया तो वो बस नाम के प्राइम मिनिस्टर रह जाएंगे, हाथ में उनकी ताकत बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहां पे एक अलग प्रकार का गेम खेला पुष्प कमल दहल प्रचंड ने। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मांडवली कर ली नेपाली कांग्रेस के साथ और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ मिला लिया और बोला कि नहीं भाई तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव को मैं प्रेसिडेंट बनाऊंगा, ये केपी शर्मा ओली के रिप्रेजेंटेटिव को प्रेसिडेंट नहीं बनाऊंगा। तो अब समझिए कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिज्म चल रहा है। मतलब कभी कभी ना नेपाल के लोग सोचते होंगे कि क्या ही पॉलिटिशियंस उनको लीड कर रहे हैं। सोचिए अभी केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल का जो आप कह लो कॉलिशन 2020 में टूटा है, 2022 में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉलिशन बनाया, इलेक्शंस हुए, उसके बाद फिर केपी शर्मा ओली के साथ जाके मिल गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनना था और मिल गए तो मिल गए। अब प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे हम नेपाली कांग्रेस, प्रेसिडेंट बनाएंगे नेपाली कांग्रेस के साथ मिलके पुष्प कमल दहल प्रचंड, क्योंकि केपी शर्मा ओली के हिसाब से बना दिया तो खुद ठीक से राज नहीं कर पाएंगे। तो बंदर बांट चल रहा है, लिटरली बंदर बांट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं नेपाली लोग इन सब बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे और इसमें छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लॉयल्टीज को इधर उधर स्विच करती रहती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई इस बात पे है कि हम पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म से अलग होंगे, उनको यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे दी गई तो उन्होंने ले ली। सोचिए पुष्प कमल दहल प्रचंड के नीचे 4 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। सोचिए 4 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक मॉइस्ट फैक्शन का, एक यूएमएल का, एक आरएसपी का, एक आरपीपी का। आरएसपी मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, आरपीपी मतलब राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पास 20 सीटें हैं, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के पास 14 सीटें हैं। तो भैया इनकी सीटों का सपोर्ट है तो बदले में क्या दोगे? तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दे दो। मजाक चल रहा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। 4 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहां होते हैं भाई? बड़ नेपाल में है। तो कुल मिला के अब आप समझ सकते हो कि नेपाल की पॉलिटिक्स में एक प्रकार का बिट्रेयल चल रहा है लोगों के प्रति। अभी के लिए नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट रामचंद्र पौडुल को प्रेसिडेंट बनाने के फेवर में है कौन? आपके पुष्प कमल दहल प्रचंड। लेकिन उनके ही सपोर्टर कॉलिशन में केपी शर्मा ओली बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं प्रेसिडेंट बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे फॉर्मर स्पीकर सुभाष नेम्बांग।
तो अभी के लिए जो रूलिंग कॉलिशन है ना नेपाल का, वही डेंजर में है, क्योंकि रूलिंग कॉलिशन का एक पार्टी दूसरा प्रेसिडेंट बनाना चाहता है, दूसरा पार्टी दूसरा प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। पुष्प कमल दहल प्रेसिडेंट अपनी प्राइम मिनिस्टर की ताकत को बनाने के लिए प्रेसिडेंट बनवा रहे नेपाली कांग्रेस का, उस नेपाली कांग्रेस का जिसके साथ कॉलिशन तोड़ दिया है, इलेक्शन लड़ा था उसके साथ में और बाद में तोड़ के केपी शर्मा ओली के साथ मिल गए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो ये चल रहा है। फिर एक फॉरेन हैंड की भी बात हो रही है नेपाल के अंदर। नेपाल के पॉलिटिक्स की बात की जाए तो 2008 में नेपाल को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। 15 साल में नेपाल के 3 नेपाली कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जीपी कोइराला, सुशील कोइराला और शेर बहादुर देउबा 2 बार रह चुके हैं। 2 मोस्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रचंड, ठीक है ना, और बाबूराम भट्टाचार्य। 3 यूएमएल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, माधव नेपाल, झालानाथ खनाल और केपी ओली, ठीक है। एक बार तो चीफ जस्टिस भी नेपाल के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2013 के अंदर। अब क्या है, इंडिया की जो इमेज थी ओवरऑल बीच में कुछ हद तक नेपाली पॉलिटिक्स में खराब हो गई थी, उसको बहुत हद तक केपी शर्मा ओली ने कैपिटलाइज भी किया था। फिर चाइना ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहां पे अनाउंस कर दिए नेपाल के अंदर और इंडिया की ब्लेम गेमिंग वहां पे शुरू होगी। हालांकि इंडिया ने कुछ लॉस्ट ग्राउंड को रिट्रीव किया है। जयनगर बारदीबास रेलवे लाइन, मोतिहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन वगैरह शुरू की है। पावर एक्सपोर्ट नेपाल से इंडिया के अंदर आने शुरू हुए हैं, उससे ओवरऑल नेपाल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग यहां पे शुरू हुई है। 900 मेगावाट का अरुण 3 प्रोजेक्ट जल्दी ही 2023 के लेटर पार्ट में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं इंडिया की जो वर्थ है, इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है नेपाल में, उसको जगा के रखते हैं। बट नेपाली पॉलिटिशियंस के अपॉर्चुनिज्म का आप कुछ नहीं कर सकते। कल की डेट में अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड के साथ वो क्या करेंगे, कौन सी डील कर लेंगे चाइना के साथ, हमें अभी के लिए पता नहीं है। तो ऑथर एंड में क्या कह रहा है, ऑथर ये कह रहा है कि भैया हमें नेपाल के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है, नेपाल के लोगों में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि नेपाल के पॉलिटिशियंस का ये जो जमावड़ा है, जो म्यूजिकल चेयर का गेम है, ये वही चलता ही रहेगा। फिर यहां पे अगला आर्टिकल है क्लीन टेक एज द नेक्स्ट थिंग। प्राची सिंघल जी ने, जो कि जेंडर स्पेशल कंसल्टेंट है CEEW में, और मौसमी कबीराज जी ने, जो कि रिसर्च एनालिस्ट है काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW में, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। अब ये ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हैं गांव के इलाके में, और वो भी स्पेसिफिक फील्ड में बात कर रही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही है मीरा जाट जी का, जो कि डेयरी कंपनी की डायरेक्टर हैं, दूनी टाउन इलाका राजस्थान में। पूजा वर्मा जी का, जो कि ऑर्गेनाइज कर चुकी है और हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स को ट्रेन कर चुकी हैं सिल्क रीलिंग में। ललिता देवी जी का, जो कि एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलाती हैं, जिसका 6 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। तो इन सब चीजों में क्या कॉमन है? तो ऑथर बोल रहा है कि कॉमन ये है कि ये वुमेन रूरल इंडिया से हैं और इन्होंने अडॉप्ट किया है क्लीन एनर्जी बेस्ड लाइवलीहुड टेक्नोलॉजीज को, जिसमें सोलर रेफ्रिजरेटर, सेल्फ क्लीनिंग मशीन, बायोमास बेस्ड कोल्ड स्टोरेज टू बल्क मिल्क चिलर्स, मतलब ये सब एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्यूएबल एनर्जी के। रूरल इलाकों में डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये वुमेन ओवरऑल लाइवलीहुड को ग्रास रूट लेवल पे बदल रही हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई है CEEW के द्वारा, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के द्वारा, जिसमें यह बताया है कि क्लीन टेक लाइवलीहुड अप्लायंसेस को 13,000 लोगों ने अडॉप्ट किया है रूरल इलाकों में, और उसमें 80% से ज्यादा वुमेन है। ये जो DRE मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्यूएबल एनर्जी, DRE में कई बार आर्टिकल में यूज करूंगा इसलिए पहले बता रहा हूं। तो DRE पावर्ड टेक्नोलॉजीज एडिशनल एडवांटेज देती हैं वुमेन फार्मर्स को, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, उनकी इनकम अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाती हैं थ्रू मैकेनाइजेशन। बहुत सारे जो जेंडर असाइन्ड मैनुअल एक्टिविटीज होती हैं, जो कि बहुत हद तक लेबोरियस होती हैं, उससे वुमेन को इजाद दिलाती हैं। अगर आप देखो तो 2030 तक इंडिया के अंदर 30 मिलियन 3 करोड़ वुमेन ओन्ड MSME इंटरप्राइजेस होंगे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, जो कि 150 मिलियन लोगों को, 15 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। और यह सब पॉसिबल होगा थ्रू DRE लाइवलीहुड टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजीज $50 बिलियन की मार्केट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर, और लाइवलीहुड, रूरल लाइवलीहुड को बदल के रख सकती हैं। और इस ट्रांजिशन में वुमेन कोर पे होंगी, समझ गए? तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को अभी ये इंपैक्ट कर रही है, मिलियंस ऑफ वुमेन्स को कैसे इंपैक्ट करेंगी? तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो पावरिंग लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स में रूरल वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है। क्या क्या किया जा सकता है, कैसे ओवरऑल रूरल इलाकों में वुमेन के लाइवलीहुड्स को शूट अप किया जा सकता है? तो भैया अर्ली वुमेन अडॉप्टर्स को लेवरेज करो। देखिए क्या है, DRE टेक्नोलॉजीज को जब आप अडॉप्ट करते हो ना, तो खर्चा बहुत होता है, हाई रिस्क परचेजेस मांगे जाते हैं। तो रूरल इलाकों में औरतों के पास वैसे भी बहुत ज्यादा पैसा होता नहीं है, तो वो बहुत बड़ा पैसा लगा के ओवरऑल कोई इक्विपमेंट खरीदेंगी लोन पे, इसके चांसेस देखिए थोड़े कम ही होते हैं। DRE अप्लायंसेस हाई रिस्क परचेजेस हैं और सोशियो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हो सकता है वुमेन उसमें इन्वेस्ट ना करें। इसलिए जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं
जो भी सक्सेसफुल वुमेन है उनकी डीआरई टेक्नोलॉजीज को प्रॉपर तरीके से मार्केट करें, उस मार्केटिंग के आधार पर बाकी लोगों को दिखाएं कि हाँ भाई अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो तो आपको ये फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसान धर्मवीर एक एनर्जी एफिशिएंट फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर है, इसने नीतू टंडन एक आगरा बेस्ड मैक्रोपेनोर को इंगेज किया यूजिंग द प्रोसेसर टू प्रोड्यूस फ्रूट स्क्वैशेस एंड जैम्स एज डेमो चैंपियन। हर डेमोन्स्ट्रेशंस आर जनरेटिंग सेल्स लीड। तो इस प्रकार की पार्टनरशिप के थ्रू जो महंगे इक्विपमेंट्स हैं डीआरई के, इनको वुमेन एक लीप ऑफ फेथ लेके बड़े स्केल पे अडॉप्ट करें। इससे बड़े स्केल पे रूरल इलाकों में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, सोशल इनइक्वालिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं रूरल सोसाइटी में वो कंपैरेटिवली कम होंगी। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही। फिर सरकार को समय समय पे हाइपर लोकल इवेंट और डेमोस को कंडक्ट करते रहना चाहिए। ओके, ये जो इवेंट्स हैं वो स्पेसेस क्रिएट करेंगे वुमेन के लिए नेटवर्किंग का, अलग अलग लोगों के साथ वो कनेक्ट कर पाएंगी, इन मशीन्स की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगी, इनके फाइनेंस को जुटा पाएंगी, इन मशीन्स के इस्तेमाल करने के तरीके को समझ पाएंगी। ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको बेचने में वुमेन को असिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर कोई वुमेन लीप ऑफ फेथ ले रही है, उसको लगता है कि हाँ भाई इन्वेस्ट करेंगे, इतना प्रोड्यूस करेंगे, तो बिकने की भी गारंटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जानी। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस आसान होना चाहिए। इसके बहुत से और एग्जांपल्स भी यहां पे दे रखे हैं। सपोर्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मार्केट लिंकेजेस। फॉरवर्ड मार्केट लिंकेजेस आप समझ सकते हो, एक बार ओवरऑल लोन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। बैकवर्ड मतलब आप मशीन खरीदनी है डीआरई टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो भैया आपका बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन लिया, ओवरऑल मशीन को ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय किया, ठीक है ना, इनपुट्स वगैरह को लेके आया, तो ये तो बैकवर्ड लिंकेज हो गया। फॉरवर्ड लिंकेज जब आपने प्रोड्यूस वगैरह पैदा कर लिया, उसको मार्केट में जाके मार्केट किया, बेचा, तो ये दोनों प्रकार के लिंकेज होने चाहिए। मोबिलिटी को लिमिट नहीं करना है, नेटवर्क्स को बिल्डअप करना है, विलेज के अंदर भी विलेज के बाहर भी, तब जाके एक आप कह लो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनेगा जो कि वुमेन को रियल सेंस में एम्पावर करेगा रूरल इलाकों में। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। पिकिंग द वॉच डॉग, यहां पे बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के रिस्पेक्ट में बात की गई। अभी तक ये पावर एग्जीक्यूटिव के हाथ में। प्रेसिडेंट ओवरऑल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है और ओवरऑल उसको राय कौन देता है? एग्जीक्यूटिव। तो प्राइम मिनिस्टर लेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राय देता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट का यहां पे एक रोल होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोल रही है 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा होगा, और लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, अंटिल एक लॉ पास किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा रिगार्डिंग द सेम। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके पास सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल है इलेक्शन का। तो हमारे रिपब्लिक में डेमोक्रेसी के लिए, फंक्शनल फ्रीडम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। अब टेक्निकली देखा जाए तो संविधान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी प्रोसेस के बेसिस पे ओवरऑल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की चुनने की प्रक्रिया को तय किया जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया पिछले कई डेकेड से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स द्वारा डिवाइस नहीं की गई। केंद्र की सरकार का बोलना है कि जो प्रेजेंट प्रक्रिया है वो सही तरीके से काम कर रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां पे साफ साफ बोल रही है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन वॉचडॉग फियर्सली इंडिपेंडेंट हो, एग्जीक्यूटिव के सामने झुके ना, किसी भी प्रकार की रेसिप्रोसिटी और लॉयल्टी ना हो कि भाई मैं तुम्हें इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर रहा हूं, तुम मेरे हिसाब से काम करो, बाद में रिटायरमेंट के बाद तुमको यहां का गवर्नर बना दूंगा या वहां का गवर्नर बना दूंगा। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर एक डाटाबेस ऑफ हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट्स से किसी के नाम को चुनते हैं, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है, ये नहीं हो पाएगा। प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होंगे, भैया लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इन्वॉल्व होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व होंगे, और इसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट एक प्रॉपर नियम कानून पास करे और ओवरऑल एक प्रॉपर प्रक्रिया बनाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की, जो कि अभी के लिए नहीं बनाई गई है। लेकिन कुछ कैच है। ऑथर ये बोल रहा है कि भले ही यहां पे कमिटी बना दी गई 3 मेंबर की, बट ये कमिटी पूरी तरीके से इफेक्टिव होगी इसकी कुछ गारंटी नहीं है। रीजन बीइंग, सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने के लिए भी कमिटी में सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बट सीबीआई का डायरेक्टर क्या प्रॉपर तरीके से काम करता है, इस बात को आप इंश्योर नहीं कर सकते। तो इस कंटेक्स्ट में जो 3 मेंबर कमिटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के साथ, ये बिल्कुल परफेक्ट मैकेनिज्म है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है।
इसको परफेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए प्रॉपर तरीके से जरूरी यह है कि पार्लियामेंट यहां पे जेन्युइन तरीके से एक नियम कानून पास करे, जिससे इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया जाए और जेन्युइनली उसको न्यूट्रल तरीके से बनाया जाए, ना कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ओवरऑल सरकमवेंट करने के लिए सरकार अपना कोई एक नया तरीका बना रही है, ठीक है, नियम कानून पास करा के। तो कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिव फॉर्मूला। भाई 2 G20 की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो चुकी है, फाइनेंस मिनिस्टर की, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बेंगलुरु में, और फिर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई दिल्ली में। कोई फाइनल ज्वाइंट कम्युनिके यहां पे नहीं आया है। ये अपने आप में इंडिया के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। इंडोनेशिया के अंदर रशियन वेस्ट डिवाइड के बावजूद जिस पैराग्राफ को अडॉप्ट किया था रशिया ने, चाइना ने, G7 कंट्रीज ने, उसी को अडॉप्ट करने किससे मना कर दिया है अभी की G20 मीटिंग में। और वजह क्या दी है? तो रशिया ने बहुत सी वजह दी है, बोला इंटरनेशनली बहुत कुछ हो रहा है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ा दिया यूएसए ने, ओवरऑल यूएसए ओपनली रशिया को हराने की बात करता है, तो हम अब यहाँ पे चुप नहीं बैठ सकते। मजबूरी में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को चेयर समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ा, ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू हो नहीं पाया। और फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो हुई दिल्ली में, वहां पे भी जयशंकर साहब एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू नहीं कर पाए हैं, चेयर समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू किया। तो शुरुआती दौर पे ओवरऑल इंडिया का ये जो सफर है G20 का, इसका एक रॉकी स्टार्ट है। अब सितंबर तक जब लीडर समिट होगी उसमें हम कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं पता नहीं। ग्लोबल साउथ के रिस्पेक्ट में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी और डेप्ट मैनेजमेंट पे बातचीत होनी चाहिए। इंडिया उसकी तरफ फोकस भी लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया रशिया यूक्रेन पे वॉर कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज बोल रही है रशिया गलत, और ओवरऑल चाइना रशिया बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज गलत। और G20 में इफेक्टिवली जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रहा, बाकी सारी बकवास यहां पे हो रही है। तो इंडिया हॉट सीट में, किस प्रकार से G20 की लीडरशिप को इंडिया कैपिटलाइज कर पाएगा, अपनी चेयरमैनशिप को, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो यहां पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूं। आई होप दोस्तों आपको मजा आया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।